बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, आज की ये वीडियो समर्पित है देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। इनके पिता जानकी दास बोस कटक के मशहूर वकील थे। उनकी कुल मिला के 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। बोस ने कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल तथा रेवेंस कॉलेजिएट स्कूल से शिक्षा ली और मात्र 15 वर्ष की आयु में ही सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के साहित्य को पूरी तरह से पढ़ लिया था। सुभाष चंद्र बोस आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। अब वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि क्या करें। उन्होंने अपने बड़े भाई से पत्र लिखकर पूछा कि उनके दिल और दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर मैं अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाऊंगा। आखिरकार 1921 में उन्होंने आईसीएस कोर्स को छोड़ दिया। इस पर उनकी मां ने लिखा, बाकी लोग कुछ भी कहें, लेकिन उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। 1921 में सुभाष मुंबई गए और महात्मा गांधी जी से मिले। 20 जुलाई 1921 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ एक मुलाकात की। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल से संचालन कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी उनके साथ जुड़ गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के युवकों की इंडिपेंडेंस लीग भी शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। ऐसे में कलकत्ता में सुभाष ने इस मूवमेंट की लीडरशिप की कमांड संभाली और साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत के संविधान तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का काम 8 मेंबर्स की एक कमीशन को सौंपा। इन 8 मेंबर्स में एक नाम सुभाष चंद्र बोस का था। अपने जीवन में सुभाष को टोटल 11 बार जेल की सजा भुगतनी पड़ी। 1927 में सुभाष ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की जंग को भी शुरू कर दिया। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। 1928 के अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब सरकार हमारी चलाए अंग्रेज, लेकिन सुभाष जी और जवाहर जी को यह मंजूर नहीं था। ये लोग पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटने को राजी नहीं थे। अंत में यह तय किया गया अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी और अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक 1 साल बाद 26 जनवरी 1931 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष ने एक विशाल मोर्चे का कमांड संभाला। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल करके जेल में भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया कि सब कैदियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ करने के लिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से बात की। सुभाष चाहते थे कि गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया हुआ समझौता यानी गांधी इरविन समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी इस पर सहमत नहीं थे और आखिरकार अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटका ही दिया। 1933 से 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के इंडिपेंडेंस के ट्रबल में सहायता देने का प्रॉमिस किया। 1934 को सुभाष को उनके पिता की मृत्यु की खबर मिली। खबर सुनते ही वे कोलकाता लौटे और कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों तक जेल में रखकर उन्हें वापस यूरोप भेज दिया। सुभाष अपना इलाज करवाने के लिए ऑस्ट्रिया गए। वहां उन्हें अपनी बुक प्रिंट करवाने के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। इमली सिनाक नाम की एक टाइपिस्ट से उनकी मुलाकात हुई। सुभाष जी को उनसे प्रेम हो गया और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। 1938 में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, आपसी असहमति के कारण अप्रैल 1939 में बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। मई 1939 में सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना करी। कुछ दिनों के बाद सुभाष को कांग्रेस से ही बाहर निकाल दिया गया और बाद में उन्होंने अपने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक इंडिपेंडेंस पार्टी को बाहर से ही कमांड किया। सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी के बीच
युद्ध छिड़ने की सूचना मिली तो सुभाष ने घोषणा की कि यही सही मौका है भारत के पास चौका लगाने का। भारत को अपनी मुक्ति के लिए प्रयास तेज कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी राय दी और कहा, अगर कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती कोई बात नहीं, मेरी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ही ब्रिटिश राज के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। जुलाई 1940 में कोलकाता में स्थित एक इमारत हालवेन, जो भारत में अंग्रेजों की गुलामी का सिंबल था, सुभाष और उनके साथियों ने मिलकर रातों रात उसे मिट्टी में मिला दिया। इसके जरिए सुभाष ने यह संदेश दिया कि जैसा उन्होंने इस स्तंभ के साथ किया है, इस स्तंभ को धूल में मिलाया है, इसी तरह वो ब्रिटिश साम्राज्य को भी धूल में मिला देंगे। इसके बाद सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी सदस्यों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सुभाष ने अनशन कर दिया, जिसके कारण उनकी तबीयत और खराब हो गई। मजबूरन अंग्रेजों को सुभाष को जेल से रिहा करना पड़ा, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में सुभाष आजाद रहें और उनके लिए मुसीबत बने, इसलिए उन्होंने उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। 1941 में वो पुलिस को चकमा देते हुए पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश बनाकर वो काबुल भाग गए। काबुल से सुभाष जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में सुभाष ने भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष जी का नाम नेताजी पड़ा। मई 1942 में सुभाष जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में ज्यादा रुचि नहीं थी। हिटलर ने सुभाष की सहायता का कोई वचन नहीं दिया और सुभाष की मदद भी नहीं करी। और वहां से मार्च 1943 को सुभाष अपने साथी आबिद हसन साफरानी के साथ इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया से सिंगापुर पहुंचकर सुभाष ने क्रांतिकारी राज बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व ले लिया। जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से इम्प्रेस होकर उनकी सहायता करने का वचन दिया। 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। और तो और इस सरकार को कुल मिलाकर 9 देशों ने मान्यता भी दे दी। आजाद हिंद फौज में जापान की सेना ने अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय सैनिकों को डाल दिया। आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने औरतों के लिए भी झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर में नेताजी ने अनेक भाषण देकर भारतीय लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती होने को कहा और उनसे मदद भी मांगी। वहीं पर उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अपनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए नेताजी ने यहीं पर एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। जापानी फौजियों के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार आइलैंड जीत लिया। फिर जापानी सेना और आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा पर अटैक किया, लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा भारी होने के कारण दोनों को ही पीछे हटना पड़ा। और जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की। नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार ने नेताजी की उम्मीदों को तोड़ दिया। इसके बाद नेताजी के लिए एक नया रास्ता ढूंढना जरूरी हो गया। फिर उन्होंने रसिया से सहायता मांगने का फैसला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के एक हफ्ते बाद 18 अगस्त 1945 को वे हवाई जहाज से मंचूरिया जा रहे थे। इस सफर के दौरान आईहोकू हवाई अड्डे पर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है इस दुर्घटना में विमान में मौजूद सभी लोग मारे गए। जहां नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे, उनको सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। दिल्ली से नेताजी के जांबाजों की गरज सुनकर कानपुर, कराची और गिलगित में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उधर बंबई, विशाखापट्टनम और कराची के बंदरगाहों में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने जहाजों पर से यूनियन जैक उतार दिया। उनकी हिमायत में हिंदुस्तान के कई शहरों में जनता उमड़ पड़ी। लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया, नेताजी मौजूद नहीं थे, पर अगर वो न होते और उनकी आजाद हिंद फौज, तो हिंद न जाने कब आजाद होता।